बचने के लिए भाग रही है, लेकिन आखिर में पकड़ी जाती है। उसे अरेस्ट करके पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब ऑफिसर लड़की से उसका नाम पूछता है, पर उसे अपना नाम तक याद नहीं है। दरअसल पुलिस को एक सुनसान आइलैंड पर 6 लोगों की लाशें मिली हैं, जिन्हें किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है। वहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ यही लड़की जिंदा बची है, इसलिए पुलिस को शक है कि शायद इसी ने बाकी 6 लोगों को मारा है। चूंकि लड़की को अभी कुछ याद नहीं है, इसलिए एक सरकारी डॉक्टर रेनी आकर कहती है कि उन्हें इस लड़की को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वह सब बता सके। धीरे धीरे उसे याद आने लगेगा कि आइलैंड पर उनके साथ क्या हुआ था और उन 6 लोगों को किसने मारा। रात में लड़की परेशान होती है तो डॉक्टर उसे दवाई देती है। अगले दिन लड़की को कुछ याद आने लगता है और वह बताना शुरू करती है कि उसका नाम जेना है। वह अपने 5 दोस्तों के साथ एक प्राइवेट आइलैंड पर पार्टी के लिए गई थी। असल में वे सभी दोस्त नौकरी और पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाने वाले थे, इसलिए जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार साथ मिलकर पार्टी करने का सोचा। इनमें होते हैं टाइलर, उसका भाई काइल की गर्लफ्रेंड ऐश, मार्क और जेना और एक केयर टेकर कीथ। मार्क और जेना का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, इसलिए मार्क पार्टी के दौरान सब कुछ ठीक करना चाहता था। काफी लंबी जर्नी के बाद ग्रुप आइलैंड पर पहुंचता है, जहां टाइलर उन्हें बताता है कि यहाँ कोई इंटरनेट, वाईफाई या टीवी नहीं है, इसलिए सबको नेचर के बीच एंजॉय करना होगा। सब लोग बोट से अपना सामान उतारकर आइलैंड के बीच में बने टाइलर के पिता के घर जाने लगते हैं, जो काफी आलीशान है। जेना और एशले मार्क के बारे में बात करती हैं, जहां एशले जेना को समझाती है कि मार्क अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन जेना को लगता है कि एक बेहतर फ्यूचर के लिए उसे मार्क को छोड़ना ही होगा। दोनों बातें करते हुए घर के दरवाजे पर देखती हैं कि वहाँ एक चाबी वाला खिलौना गोल गोल घूम रहा है। दोनों लड़कियों को लगता है कि टाइलर शायद उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन असल में टाइलर ने कुछ नहीं किया होता। जब टाइलर खिलौना उठाकर देखता है तो उसके पीछे रिवेंज लिखा होता है। टाइलर इसे मजाक समझकर फेंक देता है। दूसरी तरफ मार्क और काइल फिशिंग का सामान लेने जा रहे होते हैं। तभी मार्क काइल से कहता है कि वह जेना को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा और इस वेकेशन के दौरान अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब प्रेजेंट में लड़की को कुछ और बातें याद आती हैं। जेना पुलिस को बताना शुरू करती है कि जब कीट बोट से सामान उतारने जाता है, तब उसे बोट में मेगन नाम की एक लड़की दिखती है, जो उनकी बोट में छुपकर आइलैंड पहुंच गई थी। कीथ उसे अपने साथ घर ले जाता है, जहां मेगन बताती है कि वह भी अमीर लोगों की तरह पार्टी करना चाहती है, इसीलिए वह उनकी बोट में छुपकर आ गई। असल में मेगन उन सब की जूनियर है और चूंकि आइलैंड मेन शहर से बहुत दूर है, इसीलिए सबको ना चाहते हुए भी मेगन को अपने साथ रखना पड़ता है। उधर टाइलर और मेगन तो तुरंत एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। अब रात होते ही सब पार्टी करने लगते हैं। टाइलर असल में बाहर पूल के पास होता है, तो दूसरी तरफ मार्क और जेना बाहर अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब अकेले होने का फायदा उठाकर टाइलर मेगन को अपने साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देता है। इसी तरह पूरी रात पार्टी चलती है और सब सुबह काफी देर से सोकर उठते हैं। सब लोग आइलैंड पर काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जब वे कॉफी पी रहे होते हैं, वे नोटिस करते हैं कि ऐश का पालतू कुत्ता आसपास कहीं नहीं है। ऐश अपने पेट डॉग के बिना कभी नहीं रहती, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक ऐश की चीख सुनाई देती है। आवाज सुनकर सब उसे देखने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि ऐश बहुत डरी हुई है और बार बार एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही है। सब लोग तुरंत पेड़ के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि उनके प्रॉपर्टी केयर टेकर कीट को किसी ने मार डाला है और वहीं लटका दिया है। उसकी बॉडी पर ईविल लिखा होता है, जिसका मतलब है कि ये सब कोई मैसेज देने के लिए कर रहा है। ये मंजर देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। चूंकि यहाँ फोन का कोई सिग्नल नहीं आता, इसीलिए मार्क और टाइलर बोट लेकर पुलिस को बुलाने जाने का फैसला करते हैं। टाइलर गुस्से में आसपास का इलाका चेक करने निकल जाता है। उधर मेगन, जेना और ऐश घर के अंदर आकर खुद को लॉक कर लेती हैं। हालांकि ऐश फिर से कहती है कि उसे अपना कुत्ता ढूंढना ही होगा। जेना के समझाने पर भी जब वह नहीं मानती, तो जेना उसे घर में रहने को कहकर खुद मेगन के साथ कुत्ता ढूंढने निकल जाती है। अब प्रेजेंट में ऑफिसर जेना से पूछता है कि जब वहाँ कीट की मौत हो गई थी, तो तुम सबने उसी वक्त आइलैंड क्यों नहीं छोड़ा और पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? जेना इसका जवाब देती है कि असल में जब काइल और मार्क बोट के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पूरा डॉकयार्ड खाली पड़ा है। मतलब किसी ने पहले ही उनकी बोट वहाँ से हटा दी थी। बोट के बिना वे कहीं जा नहीं सकते थे और उसी आइलैंड पर फंस गए। सिग्नल न होने की वजह से वे बाहर किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद कातिल कीट को मारकर उनकी बोट लेकर फरार हो गया है। दूसरी तरफ वापस आते समय काइल मार्क को एक सच बताता है कि कीट सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी का केयरटेकर ही नहीं था, बल्कि वह काइल और टाइलर का सौतेला भाई भी था। असल में उनके पिता का उनकी माँ के अलावा बाहर किसी और महिला के साथ अफेयर था, जिससे कीट का जन्म हुआ। एक दिन कीट उनके घर आया, क्योंकि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए पिता ने उसे रख लिया, लेकिन उनकी माँ ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। तब से कीट उनका केयरटेकर बनकर इसी आइलैंड पर रहने लगा था। अब दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वे नोटिस करते हैं कि कीट की बॉडी अब पेड़ पर नहीं है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसका साफ मतलब था कि कातिल अभी भी इसी आइलैंड पर है, वह बोट लेकर कहीं भागा नहीं है। उधर ऐश, जो घर में अकेली थी, उसे बाहर से अपने कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वह बाहर निकल आती है। आवाज का पीछा करते हुए वह काफी दूर आ जाती है, जहाँ उसे एक हॉट टब के पास अपने कुत्ते का कॉलर पड़ा हुआ मिलता है। यह देखकर वह डर जाती है कि कहीं उसका कुत्ता टब में डूब तो नहीं गया, इसलिए वह तुरंत टैंक के अंदर अपने कुत्ते को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर टंकी का ढक्कन
ढक्कन बंद कर देता है और उसके अंदर का हीटर चालू कर देता है। अंदर तड़पते हुए एशली ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह नहीं खुलता और एशली डूबकर वहीं मर जाती। कुछ देर बाद मार्क और काइल वापस घर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी मेगन, जेना और टाइलर भी आ जाते हैं और सब मिलकर एशली को ढूंढने लगते हैं। तभी मेगन को टैंक के पास कुत्ते का कॉलर दिखता है और पास जाने पर वह देखती है कि टैंक के ऊपर गिल्ट लिखा है। वे जल्दी से टैंक खोलते हैं और वहाँ एशली की लाश बहुत बुरी हालत में मिलती है। पहले कीट और अब एशली, मतलब कोई एक एक करके सबको मार रहा है। ऊपर से दोनों बॉडीज के पास लिखे शब्दों से यह भी साफ है कि कातिल उनसे किसी बात का बदला ले रहा है। चूंकि यह बहुत छोटा आइलैंड है, इसलिए वे सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। तभी मार्क उन्हें झगड़ने से मना करता है और समझाता है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें साथ मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। वे एशली की बॉडी को वहाँ छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे गैरेज में रख देते हैं। वहाँ उन्हें कुछ वॉकी टॉकी मिलते हैं जिससे वे आपस में कांटेक्ट कर सकें। लेकिन जब वे घर लौटने लगते हैं तो उन्हें फिर से वही खिलौना दरवाजे के सामने घूमता हुआ मिलता है और इस बार दरवाजे पर इनोसेंट लिखा होता है। टाइलर गुस्से में उस खिलौने को उठाकर फेंक देता है। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। काइल जब बैट लेकर उसे देखने जाता है तो एक जाल में फंस जाता है। काइल दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा होता है तो बाकी लोग उसे छुड़ाकर किसी तरह घर लाते हैं और फर्स्ट एड देते हैं। सेफ्टी के लिए वे सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। अब तक अंधेरा हो चुका होता है, इसलिए वे काइल को बेडरूम में सुला देते हैं और पूरी रात जागकर पहरा देने का फैसला करते हैं। लेकिन आधी रात को अचानक लाइट चली जाती है। मेघन जल्दी से काइल को देखने दौड़ती है, लेकिन काइल अपने कमरे में नहीं होता। तभी अचानक घर के सामने वाले पेड़ों में आग लग जाती है और कोई सामने से लगातार तीर चलाने लगता है जो खिड़कियों के कांच तोड़कर अंदर आ रहे थे। इसी बीच कई तीर टाइलर को लग जाते हैं। बाकी लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं और किस्मत से टाइलर को ज्यादा गहरी चोट नहीं आती। अगली सुबह जब सब बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक पेड़ पर वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें से काइल के तड़पने की आवाज आ रही होती है। वे पहचान लेते हैं कि बैकग्राउंड में पानी की आवाज है, इसीलिए वे उसे डॉक पर ढूंढने जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एक और वॉकी टॉकी मिलता है। जेना कहती है कि शायद कातिल इन शब्दों के जरिए कोई मैसेज देना चाहता है, इसीलिए वह उन्हें एक एक करके मार रहा है। वे अब तक मिले सभी शब्दों की लिस्ट बनाते हैं और उन सबको मिलाने पर एक नाम निकल कर आता है, रेजिना। रेजिना नाम सुनते ही टाइलर बुरी तरह डर जाता है क्योंकि वह उस लड़की को पहले से जानता था। वह सबको रेजिना के बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल रेजिना उनके कॉलेज की एक सीधी सादी शांत लड़की थी। वह फ्रेशर थी जिससे टाइलर की दोस्ती हुई। एक दिन टाइलर ने रेजिना को अपने घर बुलाया और हाउस पार्टी में उसे काफी शराब पिला दी। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुबह जब रेजिना को होश आया तो उसे सब समझ आ गया। वह रोते हुए अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन तब टाइलर उसे ब्लैकमेल करने लगा। असल में टाइलर ने रेजिना का बिना कपड़ों के वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। उसने उसे ब्लैकमेल किया कि अब उसे उन दोनों भाइयों की हर बात माननी हो। फिर जब उन्होंने रेजिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अचानक रेजिना का बैलेंस बिगड़ गया और वह एक चाकू पर गिर गई, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। टाइलर बताता है कि वह और काइल डर गए थे, इसलिए पुलिस से बचने के लिए उन्होंने रेजिना की बॉडी को चुपके से आइलैंड के पिछले हिस्से में दफना दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन शायद किसी को उनके इस काले कारनामे का पता चल गया है और अब वह उन सब से इसका बदला ले रहा है। यह सुनने के बाद सब टाइलर पर भड़क जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। इधर मेघन कहती है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कातिल उसे नहीं मारेगा। वह यह कहकर घर वापस जाने लगती है, पर मार्क उसे एक वॉकी टॉकी दे देता है ताकि वे कांटेक्ट में रहें। बाकी सब उस जगह जाते हैं जहां टाइलर और काइल ने रेजिना को दफनाया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें रेजिना की नहीं बल्कि काइल की लाश मिलती है। तभी उन्हें मेघन का मैसेज मिलता है कि उसने घर में कीट को जिंदा देखा है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि कीट सबसे पहले मरा था। इसका मतलब था कि उसने मरने का नाटक किया और अब तक सबको वही मार रहा था। टाइलर गुस्से में अकेले घर की तरफ दौड़ता है। वह चाकू लेकर हर जगह कीट को ढूंढता है। तभी एक बॉक्स से सांप निकलकर उसे काट लेता है। उसकी आवाज सुनकर मार्क और जेना वहां पहुंचते हैं, पर उनके पास एंटीडोट नहीं होता और देखते ही देखते टाइलर भी मर जाता है। अब सिर्फ मार्क और जेना बचे थे। वे मेघन को ढूंढकर यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी अचानक उनके सामने कीट आ जाता है और जेना को पकड़ लेता है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेजिना को टाइलर और काइल ने मारा था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कीट कहता है कि रेजिना भी किसी की बहन और बेटी थी और जिस पार्टी में उसके साथ यह सब हुआ वहाँ जेना भी मौजूद थी। वह चाहती तो यह सब रोक सकती थी, पर उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वह भी रेजिना की मौत की बराबर की जिम्मेदार है। कीट बताता है कि उस रात जब उसने दोनों भाइयों को रेजिना की बॉडी दफनाते देखा तभी उसने सबको जान से मारने का फैसला कर लिया था और इसमें उसे रेजिना की बहन का साथ मिला। इससे पहले कि कीट उस बहन का नाम बताता, जेना उसे काट लेती है और मार्क उस पर झपट पड़ता है। लड़ाई के दौरान मार्क और कीट ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें कीट तो बच जाता है पर मार्क की मौत हो जाती। जेना वहाँ से बाहर भाग जाती है। प्रेजेंट में ऑफिसर जेना से पूछता है कि मेघन का क्या हुआ, क्योंकि उन्हें मेघन की भी बॉडी मिली है जिसे कई बार चाकू मारा गया था। तब जेना खुलासा करती है कि असल में इन सब के पीछे मेघन ही थी, क्योंकि वही रेजिना की छोटी बहन थी। उसी ने कीट के साथ मिलकर सबको मारने का प्लान बनाया और काम पूरा होने के बाद उसने कीट को भी मार दिया ताकि कोई सबूत न बचे। जेना कहती है कि जब मेघन उसे मारने आई तो उसने खुद को बचाने के चक्कर में मेघन को मार दिया। पुलिस जेना की बात
बात मान लेती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे लेने आ रहे हैं। इसी बीच डॉक्टर रेनी को जेना की बातों पर शक होता है। उसे पता चलता है कि मार्क और जेना कभी डेटिंग कर ही नहीं रहे थे। उधर ऑफिस के बाहर जेना के पेरेंट्स आते हैं और पुलिस के बोर्ड पर लगी मेगन की फोटो देखकर कहते हैं, ये तो हमारी बेटी जेना है, आपने इस पर मेगन क्यों लिखा है? पुलिस जब उन्हें जेना की फोटो दिखाती है तो पेरेंट्स कहते हैं कि यह मेगन है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जिस लड़की को अरेस्ट किया गया है असल में वह मेगन है। उसने बड़ी चालाकी से खुद को जेना बताया ताकि वह बच सके। वही रेजिना की सगी बहन थी जिसने कीट के साथ मिलकर सबको मारा। जब वह भाग रही थी और पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने असली जेना की पहचान चुरा ली। सच्चाई पता चलते ही ऑफिसर मेगन के कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि मेगन ने डॉक्टर को जहरीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया है और वह डॉक्टर की ड्रेस और आईडी लेकर वहां से फरार हो चुकी है। मेगन पूरे ग्रुप को मारकर आजाद हो जाती है और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।